Hello students, welcome to Kautilya Academy's YouTube channel. Today we are starting our new topic and that is also very important as the previous topic was. Okay, but you will be able to do this topic when you have read that topic properly. And what was that topic? That was noun. And now which topic we are going to start today? That is also start from this word. How? We have to just add pro plus noun. Yes, today's topic is which pronoun. From beginning to end, in every topic, you just try to understand the meaning first. ओके, आप कभी भी कोई भी टॉपिक बेटा पहले से लेकर आखिर तक कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, पहले आपको उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है। अब आपको प्रोनाउन आपको बड़े अच्छे से पता होते हैं, डेफिनेशंस आप लोग रट लेते हो, लेकिन सिर्फ रटना ओनली क्रैमिंग इज नॉट गुड, आपको उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। ठीक है, अब मीनिंग क्या है? अब नाउन तो आपको पता होती है, नाउन क्या होता है भाई? नेम है ना, नेम वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है ना, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, इमोशन का हो, एनिमल का हो, कलेक्शन का हो, एवरीथिंग हैज़ अ नेम एंड दैट इज नाउन। आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब प्रो होता है मतलब पहले। ओके, यानी कि संख्या से पहले या संख्या की Good morning students, welcome to our YouTube channel of Kautilya Academy. I am your teacher Pooja Vats. Today we are going to start our next topic and that is related to our first topic. What was our first topic which we have done in our previous class? Yes, that was noun. And today's topic is also related to that topic and that is pronoun. Before starting any topic, we have to clear the concept. जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं, हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो होता क्या है। अब जैसे हमने नाउन पढ़ा था कि नाउन क्या होता है? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, इमोशन, किसी का भी नाम क्या होता है? दैट इज नाउन। अब प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है कि जगह या कि स्थान पर। तो यहाँ पर प्रोनाउन देखिए, अब इन दोनों को प्रो प्लस नाउन को कंबाइन करके हमारा जो नया वर्ड निकल कर सामने आया है दैट इज प्रोनाउन। सो आई थिंक नाउ द डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, प्रो मतलब की जगह पर, नाउन मतलब नाम, यानी किसी नाम की जगह पर, किसी संज्ञा की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन आल्सो। यस, नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। Words which are used at the place of noun, at the place of noun are called what? Yes, pronoun. इसके नाम में ही जो है इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना, कि नाउन के स्थान पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब कैसे होते हैं, इनका यूज क्यों होता है? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन
is 16 years old. Okay, Rohan got 85% marks. भाई उसे जो है in 12th क्लास, रोहन को जो है 12th क्लास में 85%। अब हम रोहन के बारे में बातें बता रहे हैं कि भाई रोहन एक अच्छा लड़का है, वो 16 साल का है एंड ही हैज जस्ट गॉट 85% मार्क्स। अब बार बार रोहन 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 थोड़ा ऑड सा लग रहा है, वो बात करते टाइम वो अच्छा साउंड नहीं करता है ना, तो ये रिपीटेशन ऑफ द वर्ड जो होता है दैट डजंट साउंड गुड। सो व्हाट वी डू, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं हम जो नाउन को ना रिप्लेस कर देते हैं बेटा। और कैसे रिप्लेस करते हैं, रोहन इज अ बॉय सो वी यूज हियर ही, अगेन he. Okay, so these words which we have used at the place of this noun कौन सी थी हमारी, रोहन। अब रोहन की जगह पे जो हमने ही वर्ड यूज किया है, these both words are our pronoun. ओके, तो शब्दों में वाक्यों में सुंदरता लाने के लिए और ये रेपिटेशंस को बार बार बदलने के लिए, वरना बड़ा और लगता है ना कि रोहन अच्छा लड़का है, रोहन 16 साल का है, रोहन को 85% मार्क्स जो है मिले, रोहन ये पढ़ता है, रोहन ये खाता है। अब रोहन रोहन रोहन, अरे सुनने वाला भी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो है नाउन को हटा देते हैं और नाउन की जगह पे ये प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने कहा मैम ठीक है, डेफिनेशन या मीनिंग तो हमें समझ आ गया, लेकिन कहाँ पर किस नाउन को यूज़ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वी हैव टू लर्न दैट आल्सो। ओके, हमें उसके जो है काइंड्स को पढ़ना पड़ेगा। अब प्रोनाउन के काइंड कौन कौन से होते हैं, काइंड्स। अब सबसे पहला काइंड जो है, हम इसका क्या पढ़ेंगे, the very first is personal pronoun. ओके, अब पर्सनल चीजें क्या, अच्छा पर्सनल क्या होता है, पहले आप खुद उसका ना मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। पर्सनल क्या होता है, आप कहते हैं ना, नहीं मैम ये तो मेरा पर्सनल फ़ोन है, ये तो पर्सनल मोबाइल है, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं देता। पर्सनल जो कि किससे रिलेटेड होती है, हमसे, हमारे से, किसी व्यक्ति से जो हम चीज़ें रिलेट करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी जो है हम कोई भी चीज़ जब रिलेट करते हैं वो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है बेटा। ठीक है, कैसे, दीज प्रोनाउंस are used in place of person or animals. ओके, लिविंग तो यही होते हैं ना, लिविंग की जगह पे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो पर्सन है ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, 3 हिस्सों में कैसे, देखिए, अभी कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन। मुझे सुन कौन रहा है, आप बच्चे, तुम, यू आर द सेकेंड पर्सन। और अभी हम रोहन के बारे में बात कर रहे थे, ही, दैट इज आवर थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो बोलने वाला होता है, मैं, हमारा, ठीक है, हम, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है बेटा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। ओके, बस इतना सा माइंड में क्लियर रखिए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। ओके बेटा, you have to draw a table to identify or to understand this. Okay, there are 3 persons. Okay, first person, second person and third person. Okay, फर्स्ट कौन होता है, बताइए। अभी भी मैंने आपको बताया था, जो क्या करता है,
हु इज स्पीकर, जो बोलता है। जैसे अभी अभी इस वीडियो में कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, है ना, आई एम द फर्स्ट पर्सन। देन सेकंड पर्सन कौन होता है, आप बच्चे वीडियो को सुन रहे हैं, है ना, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनर, दैट इज सेकंड पर्सन। ओके, और थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है whom we are talking about, ओके, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज our थर्ड पर्सन, ओके, talking about, दैट इज our थर्ड पर्सन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, अब हम वो देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आई, ठीक है, मी, वी, अस, दीज ऑल आर our फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यू, एंड थर्ड पर्सन, ही for male, she for female, it for animals, they for plural, for both he and she, okay, they will be plural, them, him, her, this is our persons, okay, it is really very important to learn बेटा। और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आपको हिंदी में, संस्कृत में, उनमें भी आपके आते हैं क्या, प्रोनाउन के प्रकार, और उसमें जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, हिंदी में ऐसे आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी सेम वही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, किसी न किसी के बारे में तो बात कर ही रहे होते हैं ना, चाहे वो हमारी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, हमारी स्टडीज हो, एनीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज थर्ड पर्सन, ओके। तो ये थी हमारी इसकी टेबल। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि और पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल me, we, us, you, जो अभी मैंने आपको सारे पर्सन में लिखवाए थे ना, सभी वही है, बस उसमें मैंने आपको उन्हें अलग अलग लिखवा दिया था कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे वो सभी एक साथ जो है मैंने ऐसे अलग अलग जो है एक साथ में दिए, और उसमें उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, बस फर्क इतना ही है और ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आप लोग पहचान सकते हो ना कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा, आई, मी, वी, अस, दिस इज अवर फर्स्ट, यू इज सेकंड, ही, शी, हिम, हर, दे, देम, दीज ऑल आर अवर व्हाट, थर्ड पर्सन, ओके। यहाँ पे अलग दिया है, वो मैंने आपको सेम दिया था, और कोई भी इनमें अंतर नहीं है। सो इट वॉज आवर पर्सनल प्रोनाउन। नाउ द सेकंड इज our possessive pronoun. Possessive pronouns. ये possess करना क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ना कि हम सिर्फ रटेंगे नहीं, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। अगर हमें उसका मीनिंग समझ आ जाएगा ना, तो हमारे लिए उसे जो है पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाएगा, उसे समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पजेस करना, पजेस आप कहते हैं ना, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा पेन है, ये जैसे मान लीजिए कोई किसी की पेन गिर गया और वो उठा के पूछते हैं हुज पेन इज दिस, तो आप क्या कहोगे, बताइए, इट इज़ माइन, ये मेरा है। जब आप किसी चीज़ पे क्या करते हो बेटा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होती है, जब आप किसी चीज़ पर अपना हक जताते हो, ठीक है, अपनी ऑनरशिप दिखाते हो, दैट इज आवर पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये क्या दिखाता है, शोज ऑनरशिप। बस इतना सा आप इसे याद रखिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको रटने की या वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? शोज ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? मालिकाना हक, है ना, कि ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, इसकी है, किसकी है, ये सारी चीज़ें जब हमें, सॉरी नॉट किसकी है, किसकी तो हमारा जो है इंटरोगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी हमारे, आपकी, मेरी, हमारी किसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बताया था कि whose pen is this, आपने रिप्लाई किया मैम इट इज माइन, ओके। आपने क्या कहा कि मैम ये जो है मेरा है, ठीक है। तो ये माइन यहाँ पर क्या है बेटा? इट इज आवर पजेसिव प्रोनाउन, ओके। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम वो सब भी अभी लिखेंगे, ओके। उनमें कौन कौन से हमारे और एग्जाम्पल्स आते हैं? माइन अभी अभी हमने लिखा, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे? देयर्स, ओके। अब आप सोचेंगे कि मैम ये आपने हर्स तो लिख दिया, लेकिन आपने हिज के बाद एस, देखो बेटा हिज के बाद तो पहले ही क्या है? एस है, ऐसे है ना। हिज के पहले बाद तो पहले अगर हम इसको डबल एस कर देंगे तो ये तो कुछ और ही हिस्स बन जाएगा, है ना, जो सांप की साउंड होती है। इसलिए हम बेटा इसके बाद जब पहले ही एस है तो हम दूसरे एस को अवॉइड कर देते हैं, ओके। तो ये जितने भी हमारी हैं ये सारी हमारी पजेसिव प्रोनाउन है, ओके। तो आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होती है? जो किसी पर किसी व्यक्ति का जो है मालिकाना हक दिखाता है किसी चीज़ पर, ठीक है। इट इज़ माइन, इट इज़ आवर्स, इट इज़ योर्स, ओके। इट इज़ हिज पैन, ठीक है, इट इज दिस पैन इज हिज या हर्स या देयर्स, दिस ऑल आर आवर पजेसिव, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव यानी कि जो हमारा पजेस दिखाता है, हमारा हक दिखाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस आवर थर्ड वन and that is our demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. अब फिर से वही बात, पहले डेमोन्स्ट्रेट का मतलब समझिए कि डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता क्या है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है बेटा किसी चीज़ को इशारा करके जब हम दिखाते हैं ना, इशारा करना, ठीक है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी गली से जा रही हूँ, ओके, आप गली में खड़े हैं, मैंने पूछा बेटा आपका घर कौन सा? विच इज़ योर हाउस? आपने कहा मैम दिस इज़ माई हाउस। आप जब फिंगर से इशारा कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट आउट करना बेटा, ओके, क्या करना? टू पॉइंट आउट, इशारा करना उस चीज़ की तरफ, उसको दर्शाना, दैट इज आवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, दिस इज माई कार, ओके, दिस इज माई कार। या उसके अलावा और भी कोई हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक सुंदर जगह है। अभी भी तो आप एक गोले से बेशक पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन आप समझा तो रहे हैं ना कि जो ये प्लेस है ना, ये क्या है? बड़ा ही सुंदर है। और यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हो? दिस इज माई कार, ये क्या है? ये मेरी कार है। यहाँ पर भी आपने इशारा किया, ठीक है, कि भाई ये वाली जो कार है ये किसकी है? ये मेरी है। और यहाँ पर हम उस स्थान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बेटा आपको हमेशा अपने माइंड में क्लियर करनी है, ये प्रोनाउन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये आप बिल्कुल इसे ये समझिए कि जो आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर आता है डिस्क्राइबिंग वर्ड में कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस और देती हूँ और फिर आपको जो है ना थोड़ा सा उसका अंतर समझना है बेटा। अब वो अंतर आप कैसे समझेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी मैंने जैसे लिखा है कि दिस इज़ माई कार, लिखा है ना। अब मैं ऐसा ही एक और सेंटेंस आपको लिख कर देती हूँ, दिस कार इज माइन। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस दिस को जो है आप डिस्क्राइब कीजिए, इस दिस को आप डिस्क्राइब कीजिए, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, ये भी दिस है एंड ये भी दिस है,
लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, इस दिस के बाद क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस दिस के बाद एक नाउन है। इसलिए नाउन से जस्ट पहले अगर कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन मतलब जरूरी नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ही, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, जैसे आपके सेंटेंस में देखिए कार इज ऑल्सो अ नाउन, और इस कार से पहले भी माई आया हुआ है ना। माई हमारा कौन सा प्रोनाउन है बताइए, माई हमारा कौन सा प्रोनाउन है, इट इज माई कार। हाँ बता सकते हैं आप, इसमें पोजेशन बता रहे हो कि ये ना मेरी कार है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या आया है, एक प्रोनाउन आई है। लेकिन अगर किसी नाउन से जस्ट पहले कोई भी प्रोनाउन आती है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो को पॉजेसिव हो, कोई भी हो, वो बेटा प्रोनाउन न रहकर क्या बन जाता है, वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। अगर किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वो प्रोनाउन ही रहेगा, लेकिन अगर किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन है तो वो नाउन ना होकर क्या बन जाएगा बेटा, एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर ना मैं इशारा नहीं कर रही हूँ कि यह मेरी कार है, यहाँ पे मैं जोर डाल रही हूँ कि यह कार ना, दिस कार, ये कार मेरी है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल बोला कि भाई ये कार ना ये मेरी है, ठीक है, ये कार है और ये क्या है, ये मेरी है। लेकिन यहाँ पर मैं जोर डाल रही हूँ, ठीक है, आई एम लेइंग स्ट्रेस दैट दिस कार इज माइन, कि ये वाली जो गाड़ी है ना ये मेरी है, ठीक है। तो उस जोर को जब हम डालते हैं तो ये हमारी प्रोनाउंस किसका रूप बन जाती है, एडजेक्टिव का रूप बन जाती है। और ये आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव में नहीं, आगे आने वाले भी प्रोनाउंस में, और जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें भी आपको ये सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, टू पॉइंट आउट, ओके, क्या करना, पॉइंट आउट करना, चीज़ों को क्या करना, इशारा करना। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे, ओके। अब और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, हमने तो अभी एक ही लिखा है दिस, अभी और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दिस हो गया, उसके अलावा दैट हो गया, दीज, दोज, सच, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम अपने फोर्थ के प्रोनाउन की तरफ चलेंगे, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, जो एक तरीके से चीज़ों को हमें बांट देती है ना, जो कि हमें क्या करती है, चीज़ों को यानी कि एक बांटना मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करती है, अलग बताती है, ठीक है। विच इंडिकेट्स, जो प्रोनाउंस, ओके, विच प्रोनाउन इंडिकेट, इंडिकेट मतलब दर्शाती है, one from many, यानी कि एक और अनेक का अंतर हमें बताती है, या हमें एक और अनेक में बांटती है, ठीक है। अब ये बहुत सारी होती हैं, इनके हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे each, each, either, neither, ओके, ये सारी हमारी कौन सी है, ये हमारी सिंगुलर है, ओके, और इसमें प्लूरल भी आएंगी। अब इनका हमें जो है ईच, आइदर, नाइदर, अब इसका हम पहले एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच plays cricket, plays cricket, कि जितने भी लड़के हैं ना, अब देखिए बेटा, जो मैं सिंगुलर प्लूरल वाली बात बता रही थी वो आपको यहाँ ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है आपको इसमें, कि ये ना दिखने में तो लगता है प्लूरल जैसा,
जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ये क्या है, प्लूरल है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, देखिए यहाँ पर तो मैंने ऐसे लगा दिया है ना, यानी कि इसको सिंगुलर बना दिया। अब आप सोचोगे मैम ये क्या है, यहाँ पर आप बॉयज लिख रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसे लगा रहे हो। देखो बेटा, ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि जितने भी लड़के हैं, ठीक है, यानी कि सभी लड़के, ईच ऑफ द बॉयज यानी कि प्रत्येक लड़का, जितने भी लड़के हैं उनमें से सभी लड़के क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये ईच ऑफ द बॉयज है ना, ये यहाँ पे बॉयज प्लूरल होने के बावजूद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी। और इस तरीके के एरर्स जो है आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द बुक्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ तो शायद आपको थोड़ा इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट्स बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। तो जैसे मैंने लिखा, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, कि इनमें से कोई भी किताब ना, देखो अब यहाँ पर भी क्या है, बुक्स है, बुक्स लिखा हुआ है ना, और बुक क्या है, प्लूरल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे बेटा वो सिंगुलर वाली है, ना कि प्लूरल वाली, ठीक है। ये हमारा ग्रामर का रूल है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है जो हमें, ठीक है, जो क्या करती है, वन फ्रॉम मैनी, यानी कि बहुत सारों में से किसको निकालती है, किसी एक को इंडिकेट करती है, यानी कि इनमें से ना जितनी भी किताबें हैं उनमें से एक भी अच्छी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जितने भी लड़के हैं वो सभी, इनमें से सभी, हर एक लड़का क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रोनाउन की, एंड दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब ये क्या कहता है, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा होता है वो जो है शोज, क्या करता है, इट शोज रिलेशनशिप, it shows relationship between person। ये व्यक्तियों के बीच में क्या करता है बेटा, रिश्ता दिखाता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कोई भी क्रिया करते हैं या कोई भी बिहेव करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, ईच अदर, ठीक है। इसकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादातर यही हमारे दो होते हैं। एक तो होता है ईच अदर, जो कि क्या होता है, दो के लिए होता है, फॉर टू। अगर हमें दो के में कोई रिश्ता दर्शाना है, कोई बात दर्शानी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा के लिए वो बात यूज़ करनी है तो दैट विल बी आवर वन अनदर, ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन अनदर यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम जो है वन अनदर यूज़ करेंगे, यानी कि जब दो से ज़्यादा के लिए है या सभी के लिए, ओके, फॉर एवरीवन। अब एग्जाम्पल समझे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कैसे। देखिए, अगर मैं कहूँ भाई हम दो के बीच में बात करें, ठीक है, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, भाई मोहन और सोहन दो लोग हैं, उनके बीच में क्या हुआ, मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। मोहन और सोहन जो है उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की मदद की। यहाँ दो की बात थी तो हमने क्या कहा, ईच अदर कहा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, वी शुड हेल्प वन अनदर, ठीक है, वन, वी शुड हेल्प वन अनदर। वन सेकेंड बेटा, here I have written other and it will be another, okay, so here also I have to write another, okay।
वी शुड हैव वन अनदर मीन्स हमें एक दूसरे की, यानी कि सिर्फ हम दो की नहीं, हमें जितने भी लोग हमारे सर्कल में या जितने से भी हमारा रिलेशन है, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वहाँ पे टू को मेंशन किया गया है तो आप क्या यूज़ करोगे, यू हैव टू ईच अदर यूज़, और अगर ज़्यादा को मेंशन किया गया है तो आपको वन अनदर को यूज़ करना है। ओके, नाउ द सिक्स्थ इज reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Okay, and the next is emphasizing pronoun. मैं ये दोनों ना आपको साथ साथ इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। ओके, और एग्जामिनर जो है वो इसी बात का क्या करता है, वो फ़ायदा उठाता है। जब वो हमें क्या देता है, वो हमें जो है वर्ड्स को एलोबरेट करना देता है, डिस्क्राइब करना जब हमें देता है, तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है, ठीक है, कि कैसे बच्चे उसको जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अच्छा, अब पहले रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, टू शो सेल्फ और सेल्फ्स। ओके, टू शो सेल्फ और सेल्फ्स, ठीक है। अब सेल्फ किस लिए होता है, प्लूरल के लिए, और सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है। और एम्फेसाइजिंग में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी बात पे जोर डालते हैं, ठीक है। टू शो एम्फेसाइज, ओके, टू शो एम्फेसाइज यानी जोर डालने के लिए, किसी भी बात पे जब हम जोर डालते हैं। अब आप सोचोगे मैम इनमें एक जैसा क्या है, आपने साथ साथ क्यों लिखा। मैंने साथ साथ इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, मैंने पूछा भी ये काम किसने किया, आपने कहा मैम आई डिड इट माई सेल्फ। मैम ये मैंने ना खुद किया है, दिस माई सेल्फ, इनमें क्या लगा होता है, हमेशा पीछे सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। तो जितने भी देम सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइज भी आ जाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, ये मैंने किया है, खुद किया है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन मैं कहूँ नहीं नहीं, ये आपकी राइटिंग तो नहीं लग रही, तो जब आप उस बात को जोर डाल के कहोगे नहीं मैम आई माई सेल्फ डिड इट, ओके भाई, आपको लगा भाई मैम तो कह रही तूने नहीं किया, फिर मेरी मार लगाएंगी, तो आपने जब जोर डाला, यानी कि इस माई सेल्फ को आप एंड से उठाकर कहाँ ले गए, स्टार्टिंग में जब आप उसको जस्ट सब्जेक्ट के बाद ले गए, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, एम्फेसाइजिंग बन गया। यहाँ पर आप बात पे जोर डाल रहे हो और यहाँ पे आप नॉर्मल बता रहे हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हमेशा ये सेल्फ वाले पीछे आते हैं और एम्फेसाइजिंग में ये हमेशा आगे आते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। और जितने भी सेल्फ वाले हैं, ठीक है, चाहे वो आवर सेल्व्स है, ओके, या इट सेल्फ है या हिम सेल्फ है, ये जितने भी इसके सारे एग्जाम्पल हैं, ये दोनों में ही आते हैं। बस फर्क उसके मीनिंग समझने का है कि वो मीनिंग को क्या दर्शा रहा है, वो सिर्फ बात को बता रहा है या वो जोर डाल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मैंने आपको साथ कराए हैं। अब हमारा जो है 8th आता है, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब भाई इंडेफिनिट को हर बार तो हम किसी बात को लेकर क्या होते हैं, श्योर नहीं होते हैं ना। कई बार क्या होता है, हम जो है, अब मान लीजिए दरवाजे पर कोई आया हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए दरवाजे पर जो है कोई आया हुआ है एंड यू आर कंफ्यूज्ड, भाई कौन है। अब भाई बंद दरवाजे में तो आपको कोई दिखेगा नहीं, भाई कैमरा लगा हुआ है, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन हमेशा तो आप दरवाजा जो है श्योर नहीं होते हो, तो जब आप श्योर नहीं होते हो तब हम कौन सी यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट श्योर, व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हम श्योर नहीं होते। जैसे मैम somebody broke my pen, मैम किसी ने मेरा पेन तोड़ दिया। anybody can't come inside, कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। everyone keep quiet, सभी चुप हो जाओ। give me some milk, मुझे कुछ दूध दो ना, है ना। do you have any book, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, ओके। all all is well, सब ठीक,
ये सारे वर्ड्स जो है बेटा जब हम श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे somebody is at door, कोई दरवाजे पर है, यहाँ पे ये जो somebody हमारा है we are not sure कि कौन है, ठीक है, that's why it is our indefinite pronoun. Okay, our next is relative pronoun. ये relative क्या होता है? कहते हैं ना हम तो अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, हमारे संबंधी जो होते हैं, है ना, ऐसे ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जो क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो रिलेट्स करता है, किसको रिलेट करता है, रिलेट्स टू सेंटेंसेस. ओके, अब कैसे रिलेट करता है, जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा दिस इज द boy who broke my pen. ये वो लड़का है जिसने क्या किया, मेरा जो है ये वो लड़का है जिसने मेरा who, देखो दो सेंटेंस है ना, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पैन, है ना, और ये वो लड़का है जिसने क्या किया, मेरा पेन तोड़ा. तो ये दो सेंटेंसेस को जब जोड़ रहा है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन गया. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी सेम वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, दिस इज द पेन विच राम ब्रोक. ये वो पेन है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस है ना. अब इसमें कैसे अंतर फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द पेन राम, ये वो पेन है जो किसने तोड़ा, राम ने तोड़ा. अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वर्ब है, इसलिए ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया. लेकिन यहाँ पर विच के जस्ट बाद बेटा नाउन है, सो इट विल नॉट बी प्रोनाउन, इट विल बी रिलेटिव एडजेक्टिव. ओके, इट विल एडजेक्टिव. अब आप सोचोगे मैम प्रोनाउन के बीच में एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा ये डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये इस वीडियो में भी आपको शेयर करूंगी और ये सेम बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम एडजेक्टिव करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये वर्ड्स देखो, ये बीच में है तो ये रिलेटिव बन गए, और अगर ये आगे आ जाते तो ये क्या कौन सी प्रोनाउन बन जाते, अगर ये आगे लगता तो ये हमारे कौन सी प्रोनाउन बन जाता बेटा, ये हमारे इंटेरोगेटिव जो है प्रोनाउन भी बन जाता. कैसे बन जाता, चलिए पढ़ते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ओके, इंटेरोगेटिव टू आस्क क्वेश्चंस. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं भाई, आपको क्वेश्चन वर्ड अच्छे से पता है ना, हूज, हाउ, ये सब हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं. लेकिन आपको फिर भी वही बात मैं बार बार आपको बोलूंगी कि जैसे हमने पूछा हु आर यू, भाई तुम कौन हो, कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं which pen is yours, now the same rule, before yeah after which what is there is a noun, so that's why this will not be interrogative pronoun. ये interrogative pronoun ना होकर बेटा क्या बन जाएगा, interrogative adjective बन जाएगा. ये पिक्चर आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो प्रोनाउन है, लेकिन अगर इन वर्ड्स के जस्ट बाद कोई नाउन है तो ये क्या है, ये कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ना बन के क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, या कोई भी एडजेक्टिव बन जाएगा. ठीक है, अब लास्ट हमारा इसमें आता है एक्सक्लेमेटरी. ओके, कौन सा आता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. टू एक्सक्लेम, जब हम कोई भी फीलिंग हमारी ओवर होती है ना तो वो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रोनाउन होता है. जैसे हाउ लॉन्ग, कितना लंबा. अब कोई मैं पूछ थोड़ी ना रही हूँ आपसे, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि कितना लंबा है, 1 फीट 2 फीट, नहीं, मैं तो यहाँ पे
एक्सक्लेम कर रहे हो, आई एम वंडर, अरे बाप रे इतना लंबा, हाँ बटर फ्लावर, क्या फूल है। अब मैं कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रही हूँ, मैं तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगेन आई एम वंडरिंग, मैं फिर से वंडर कर रही हूँ, मैं आश्चर्य यार कैसा फूल है, क्या अद्भुत फूल है, कैसा अजीब फूल है, या हो सकता है मेरे मन में उसको लेके क्या फीलिंग हो, है ना। जब हमारी फीलिंग्स ओवर होती है बेटा, वरना देखो ये हाउ और ये बट क्या है, ये इंटेरोगेटिव भी तो है ना, लेकिन देयर इज एक्सक्लेमेटरी साइन, नॉट इंटेरोगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज आवर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। Okay, so it is our topic of pronoun, and noun and pronoun are the most important topics in our English grammar। बेटे बहुत important है, क्योंकि जब हमें यही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हम बोल कैसे पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे। लड़के के लिए हम शी यूज़ करेंगे, लड़की के लिए हम ही यूज़ करेंगे, है ना। और बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, इसलिए नाउन और प्रोनाउन को बहुत अच्छे से कीजिए। और प्रोनाउन के साथ ही फिर हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।